हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा। आपने सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम हमारे वेल्डिंग में कंटिन्यू करेंगे। वेल्डिंग में हमने लास्ट क्लास तक हमने आर्क वेल्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और आर्क वेल्डिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में हमने जाना था। आर्क वेल्डिंग में हमने एसी आर्क वेल्डिंग और डीसी आर्क वेल्डिंग को भी पढ़ा है। बहुत सिंपल है। एसी आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था कि जो पोलरिटी होती है वो एवरी साइकिल में चेंज होती है और एवरी साइकिल में चेंज होने के कारण आपके वर्कपीस पर और आपके इलेक्ट्रोड पर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन होता है। लेकिन डीसी पोलरिटी में क्या होता है कि जो हम पोलरिटी एक बार फिक्स कर देते हैं तो वो हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर हमने किसी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो वो हमेशा वेल्डिंग के ड्यूरेशन में पॉजिटिव ही बना रहेगा, वो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो हमने ये भी देखा था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है यानी कि जो एनोड होता है उस पर मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है एंड दैट हीट विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल हीट। एंड जो नेगेटिव होता है, जो कैथोड होता है, उस पर मिनिमम हीट प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव वन। तो उस पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू होती है 1/3 ऑफ द टोटल हीट। तो मैंने आपका डीसी में भी क्लासिफिकेशन किया था कि रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है और स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है। स्ट्रेट पोलरिटी में आपका वर्कपीस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है? रिवर्स पोलरिटी में आपका वर्कपीस नेगेटिव हो जाता है और आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है। तो स्ट्रेट पोलरिटी को हम डीसी क्या कह सकते हैं? डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और अगर हम बात करें रिवर्स पोलरिटी की, तो रिवर्स पोलरिटी को हम क्या कह सकते हैं? डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो आपका पेनिट्रेशन होता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है, वो ज्यादा किस में होता है सर? वो डीसी स्ट्रेट पोलरिटी में होता है। और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिनिमम किस में होता है सर? वो डीसी रिवर्स पोलरिटी में होता है। फिर हमने आपके थिकनेस ऑफ वर्कपीस के बारे में भी डील किया था कि हाई थिकनेस का अगर वर्कपीस होगा तो उसे हम डीसी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी से वेल्डिंग करेंगे। जो मिनिमम थिकनेस का होगा उसे हम क्या करेंगे? रिवर्स पोलरिटी से करेंगे। फिर मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? तो आर्क लेंथ होता है आपके इलेक्ट्रोड और आपके वर्कपीस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो कि आर्क को मेंटेन करने के लिए रखी जाती है, उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। जनरली जो आर्क लेंथ की वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्क length? The value of the arc length will be equals to 0.5 d to 1.1 d, where d is the diameter of electrode। तो आपकी जो आर्क लेंथ होती है जनरली इतनी होती है 0.5 d टू 1.1 d। कितना होता है? 1.1 d। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड को जो हम मोशंस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कॉमन सेंस लगाना है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड के पास किन टाइप्स के मूवमेंट हो सकते हैं। तो अगर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रोड के पास किन टाइप्स के मूवमेंट हो सकते हैं तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस बनाना पड़ेगा। सर दिस इज द अपर वाला इलेक्ट्रोड एंड द डाउनवर्ड वाला क्या है? डाउनवर्ड वाला सर वर्कपीस। वेरी गुड, वेरी इजी, बहुत ही इजी है। अब मैं बात करता हूं कि जब इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां पर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। और आर्क को मेंटेन रखने के लिए यहां पर एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं आर्क डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगी तो आपकी आर्क मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जरूरी होना है, इस डिस्टेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी है। अगर यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रही है तो आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा? मेल्ट होगा। आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो क्या होगा? जो मेल्ट हुआ हुआ पार्ट है इलेक्ट्रोड का वो आपके वेल्ड पूल के अंदर आ जाएगा और मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल्ड पूल के अंदर आएगा और मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे, जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड का पार्ट मेल्ट होता है, जैसे ही मान लो इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ तो आपका इलेक्ट्रोड तो सिर्फ इतना बच गया, लेकिन हमें इतनी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो इतनी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोड को कहां भेजना पड़ेगा सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां भेजना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द डाउनवर्ड This is the downward movement of electrode. This is the downward movement of the electrode with respect to the workpiece. With respect to the workpiece. Okay सर, हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज दिया ताकि
क्या हो, आपकी जो ये आर्क लेंथ है ये मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे? आर्क लेंथ मेंटेन रहे और ये कांस्टेंट रहे। क्या रहे सर? ये कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट रहने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है सर? हमने प्रोवाइड किया है डाउनवर्ड मूवमेंट टू द इलेक्ट्रोड। अब अगर मैं बात करता हूं वेल्डिंग की, तो सपोज आपने लेफ्ट एंड से स्टार्ट किया था, चलो राइट हैंड से स्टार्ट किया था। राइट हैंड से स्टार्ट करने के बाद आप लेफ्ट एंड की ओर जा रहे हो। किस ओर जा रहे हो? लेफ्ट एंड की ओर जा रहे हो। तो जब आपने राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट ओर की ओर जाओगे तो आपको जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग करने के लिए मूव करना होगा उस डायरेक्शन को हम कहेंगे वेल्डिंग स्पीड। उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? वेल्डिंग स्पीड की डायरेक्शन कहेंगे। और इस मूवमेंट को हम कहेंगे लीनियर मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लीनियर मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर मूवमेंट। और ये जो लीनियर मूवमेंट में जो स्पीड होती है इसे हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्डिंग स्पीड। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड के दो मूवमेंट है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड का एक मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट है सर लीनियर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? लीनियर मूवमेंट है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों मूवमेंट्स की, दीज आर द टू मूवमेंट्स प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रोड। अगर ये आपके दोनों मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कंट्रोल हो रहे हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ द ये मशीन कंट्रोल हो गए, मशीन कंट्रोल्ड, तो क्या होगा? उस वेल्डिंग को हम कहेंगे ऑटोमेटिक वेल्डिंग। उस वेल्डिंग को हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। उस वेल्डिंग को हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। दिस ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर आप इलेक्ट्रोड के मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ द मशीन कंट्रोल कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस ही बात है, तो वो वेल्डिंग कैसे हो जाएगी? ऑटोमेटिक वेल्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे मैनुअली कर रहे हो, दोनों मूवमेंट्स को क्या कर रहे हो? मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो, तो मैनुअली कंट्रोल करने से क्या होगा? आपका जो वेल्डिंग टेक्निक होगा उसे हम क्या बोलेंगे सर? हम उसे बोलेंगे मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक। क्या बोलेंगे? मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक। तो आपके कॉलेजेस में जो आपको वेल्डिंग सिखाई जाती है वो होती है मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक। कौन सी होती है वो? मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक होती है। और मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक में दोनों मूवमेंट्स हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? मैनुअली कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर हम एक मूवमेंट को, इन दोनों में से किसी भी एक मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ द मशीन कंट्रोल करें और दूसरे मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ मैनुअली कंट्रोल करें, तो उस कंडीशन में सर हम वेल्डिंग टेक्निक को क्या कहेंगे? उस कंडीशन में जो वेल्डिंग टेक्निक होगी थर्ड नंबर की, उसे हम कहेंगे सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। तो अगर आपका इलेक्ट्रोड का जो एक मूवमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ मशीन कंट्रोल हो रहा हो, विद द हेल्प ऑफ मशीन कंट्रोल हो रहा हो, और जो दूसरा मूवमेंट है वो आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो, तो उस टाइप के वेल्डिंग को हम क्या कहेंगे? उस टाइप को वेल्डिंग को हम कहेंगे सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक। यहां तक सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग मशीन। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन बात कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ जो वेल्डिंग मशीन होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर जो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाला, वो है आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। वो क्या है आपका? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो इसको ध्यान से देखना है हमें कि आपकी जो वेल्डिंग मशीन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। वो भी दो टाइप की ही होती है। जो आपकी वेल्डिंग मशीन्स होगी वो होगी आपके दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन्स। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो जो आपकी फर्स्ट टाइप की जो वेल्डिंग मशीन होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग मशीन। कौन सी कहते हैं? कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग मशीन। तो जो आपकी कांस्टेंट करंट टाइप जो वेल्डिंग मशीन होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे हम कहते हैं ड्रूप। क्या कहते हैं? ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है वो हम अपने जो वोल्टेज और करंट का जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं और उस ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं बना रहा हूं V वर्सेस I डायग्राम। क्या बना रहा हूं? V वर्सेस I डायग्राम। ड्रॉप, ये क्या है? ड्रॉप है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका डायग्राम किस तरीके से होगा। इसमें जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट डायग्राम की, किसकी, वोल्टेज वर्सेस करंट डायग्राम की, तो इसमें देखिए अगर मैं बात करता हूं, सपोज किसी एक पॉइंट पर वोल्टेज है ये V1 और उसी पॉइंट पर जो आपका करंट है उसको मैं बना रहा हूं दिस इज द I1, ठीक है। अगर किसी दूसरे पॉइंट पे मैं लेता हूं आपके V2, दिस इज द V2 और ठीक नेक्स्ट पॉइंट पर मैं ले लेता हूं I2। अगर मैं बात करता हूं फॉर ए स्मॉल चेंज इन योर वोल्टेज, फॉर ए स्मॉल चेंज इन योर वोल्टेज, चेंज इन द करंट विल बी वेरी स्मॉल, चेंज इन द करंट विल बी वेरी स्मॉल। अगर हम बात करते हैं इसमें जो चेंज हो रहा है और इसमें जो चेंज हो रहा है, अगर हम इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करें, ये याद रखने का तरीका है कि फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन योर वोल्टेज, चेंज इन द करंट विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल, चेंज इन द करंट विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल। और ये जिस मशीन में होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट करंट टाइप मशीन। क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट करंट टाइप मशीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज इन करंट है वो बहुत ज्यादा कम है, और चेंज इन करंट बहुत ज्यादा कम होने के कारण हम उसे क्या कह सकते हैं सर, वो एज ए कांस्टेंट करंट टाइप यूज में लेंगे। उसको हम क्या करेंगे सर, उसको हम एज ए कांस्टेंट करंट टाइप यूज में ले सकते हैं। सो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी ड्रूप टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स। किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होगी सर? बोलिए बोलिए, ड्रूप टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और ये वाली जो मशीन होती है ये आपकी जनरली मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक्स में यूज में ली जाती है। मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक्स, जनरली दिस इज यूज्ड इन मैनुअल वेल्डिंग टेक्निक्स। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप इसे पढ़िए। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है आपको तो अब मैं जो नेक्स्ट बताऊंगा ना, अब पक्का समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया हो लेकिन दूसरा पूरा चला जाएगा। अगर ये कांस्टेंट करंट टाइप है तो दूसरी क्या होगी सर? सर वो होगी कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप वेल्डिंग मशीन। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो V वर्सेस I का जो डायग्राम होगा दैट विल बी लीनियर। वो कैसा होगा वो देखिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये, और ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। जो V वर्सेस जो I डायग्राम होगा वो देखिए कैसा होगा। वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। और इस डायग्राम में देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, वोल्टेज वर्सेस I की, तो इसमें देखिए किसी एक पॉइंट पर मैं बताता हूं कि जो V की वैल्यू है वो देखिए क्या है। किसी V1 पॉइंट पर आपकी करंट की वैल्यू है I1। अगर मैं बात करता हूं V2 पॉइंट पर, तो V2 पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2। अब दोनों को कंपेयर करके देखिए, इसमें जो करंट में चेंज था वो बहुत कम था, लेकिन इसमें जो करंट में चेंज है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इसमें जो करंट में चेंज है वो बहुत ज्यादा है। तो अब मैं यहां अगर बात करता हूं कि फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज द चेंज इन करंट विल बी वेरी हाई, द चेंज इन करंट विल बी वेरी हाई। अगर मैं उल्टी इसकी बात करूं, अगर मैं इसका उल्टा अपोजिट जाने की कोशिश करूं, तो फॉर ए वेरी हाई चेंज इन करंट द चेंज इन वोल्टेज विल बी वेरी स्मॉल, द चेंज इन वोल्टेज विल बी वेरी स्मॉल। इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप वेल्डिंग मशीन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज टाइप वेल्डिंग मशीन कहते हैं। और अगर ये आपकी मैनुअल वेल्डिंग मशीन में यूज में आती है तो इसे हम यूज में लेते हैं ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक्स में। किस में लेते हैं हम? ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक्स में, ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक्स में। क्लियर है? तो यहां तक आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जो वोल्टेज वाला होगा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो लीनियर होगी, और जो आपका करंट वाला होगा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो किस टाइप की होगी? एक कर्व टाइप की होगी, एक कर्व टाइप की होगी, वो लीनियर नहीं होगी, जिसे हम कह सकते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह सकते हैं सर हम इसे हम कह सकते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही सर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? उसमें होता है आपका कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। वो पैराबोलिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये
पैराबोलिक भी हो सकता है। और जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें क्या होगा सर, उसमें एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी उसमें सर, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां तक आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ छोटे मोटे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको फॉर द पॉइंट ऑफ द न्यूमेरिकल काम आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज, कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है बताइए सर। जब सर्किट ओपन हो उस कंडीशन में अगर हम वोल्टेज मेजर करें तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज आएगी वो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब करंट बिल्कुल भी फ्लो ना हो रहा हो और करंट की जब वैल्यू जीरो हो और उस जीरो कंडीशन में अगर मैं दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज का मेजरमेंट करूं तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करना बहुत ही आसान है। सपोज मैं कोई एक ट्रांसफॉर्मर का एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। नो लोडिंग कंडीशन में, किस कंडीशन में, नो लोडिंग कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर कोई भी लोड नहीं है, यहां पर कोई भी लोड नहीं है। लोड नहीं है का मतलब है कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो इस कंडीशन में अगर आप यहां पर अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो वो होगी आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज। वो क्या होगी, आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो सर अगर लोड नहीं है तो हमें मिलती है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो अगर लोड नहीं होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि जब आपने उसको कनेक्ट ही नहीं कर रखा मशीनरी से तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। बिल्कुल सही बात सर। अब अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट सर्किट करंट की, किसकी बात करता हूं, शॉर्ट सर्किट करंट की। तो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट करंट, योर सेकंड पॉइंट इज शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट में कुछ भी नहीं है, जो आप करंट मेजर करते हो उसे हम शॉर्ट सर्किट करंट ही बोलते हैं। दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब है कि आपने लोड को कनेक्ट कर दिया और जब आपने लोड को कनेक्ट कर दिया तो उस कनेक्शन के बाद उसमें से कौन फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। कौन फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो से फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, बैटरी के दो टर्मिनल्स थे, ठीक है। आपने उससे क्या किया है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है और यहां पर हमने क्या लगा दिया है, एक एमीटर लगा दिया है। अब यहां से करंट का फ्लो हो रहा होगा तो इस कंडीशन में हमने विद द हेल्प ऑफ बल्ब क्या किया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा तो हम क्या मेजर कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर लेंगे। और तो जब करंट फ्लो हो रहा होगा, जब शॉर्ट सर्किट हम करेंगे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी आपकी वोल्टेज की वो हो जाएगी जीरो। वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वोल्टेज की, जीरो हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द open circuit voltage and short circuit current. Now come to the next point, that is the duty cycle. Duty cycle तो आप खुद मुझे बता दोगे आप दिन में कितना घंटा ड्यूटी देते हो, वही चीज है, बहुत ही इजी है। ड्यूटी साइकिल में ऐसा कुछ खास नहीं है। What do you mean by ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ड्यूटी साइकिल ये होता है कि आपने वेल्डिंग मशीन करी स्टार्ट, क्या करी, वेल्डिंग मशीन स्टार्ट करी, 10 मिनट तक स्टार्ट रखी। कितने मिनट्स तक रखी, 10 मिनट्स तक स्टार्ट रखी, 10 मिनट्स तक स्टार्ट रखी, ठीक है। और जब आपने वेल्डिंग मशीन स्टार्ट की तो आपने क्या किया, वेल्डिंग करना शुरू किया। क्या किया, वेल्डिंग करना शुरू किया। तो जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उस कंडीशन में आर्क क्या रहेगी, ऑन। उस कंडीशन में आर्क क्या रहेगी, ऑन। तो 10 मिनट में नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आपकी आर्क कितने टाइम तक ऑन रहती है, कितने फ्रैक्शन टाइम तक ऑन रहती है, उसे हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल। से फॉर एग्जांपल आपकी आर्क ऑन रही 3 मिनट, तो ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगी, ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल्स टू 3/10, इट विल बी इक्वल्स टू 0.3, इट विल बी इक्वल्स टू 0.3। तो ड्यूटी साइकिल क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम during the welding in which arc will be on without overheating the welding equipment,
ओवर हीटिंग द वेल्डिंग इक्विपमेंट। तो मतलब आपने आर्क कितना टाइम ऑन रखी है, वो कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम है पूरी साइकिल का जिसमें आपकी वेल्डिंग मशीन ऑन थी। उस वेल्डिंग मशीन ऑन वाले पूरे साइकिल में कितने टाइम तक आपने आर्क को ऑन रखा, और आर्क को इस टाइप से हमने ऑन रखा है कि आपके वेल्डिंग इक्विपमेंट्स की ओवर हीटिंग ना हो जाए, वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में वर्क करे। उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम को हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? ड्यूटी साइकिल कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्यूटी साइकिल। क्या है ये सर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्यूटी साइकिल। नाउ कम टू द वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व। कम टू द वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व। क्लियर है? दिस इज VI डायग्राम। दिस इज VI डायग्राम। द रिलेशन बिटवीन द V एंड I इज द लीनियर रिलेशन, इज द लीनियर रिलेशन। और इसमें जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए। तो जब आपका V मैक्सिमम होता है I 0 होती है, I मैक्सिमम होता है V 0 होता है। जब आपका क्या होगा? V मैक्सिमम होगा तो I क्या होगी? 0। और जब I 0 होगी तो V क्या होगा? मैक्सिमम होगा। V क्या होगा? मैक्सिमम। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा कब होता है ये तो अभी हमने बताया है, याद करो। ऐसा कब होता है कि जब करंट 0 होता है तो हमें कुछ वोल्टेज मिलता है, और जब वोल्टेज 0 होता है तो हमें कुछ मिलता है। तो देखिए इसकी बात करते हैं अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर यहां पर मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रही है तो आपका जो करंट है वो 0 है। और अगर मुझे यहां पर शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है तो उसमें वोल्टेज क्या है? 0 है। उसमें वोल्टेज क्या है? 0 है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो ये रिलेशन इस ग्राफ में कैसे वैलिड होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू, से फॉर एग्जांपल, IT डिवाइड बाय I ऑफ शॉर्ट सर्किट प्लस VT डिवाइड बाय V ऑफ ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है? तो ये जो हमने इक्वेशन अभी बनाई है ना, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। IT के नीचे I आएगा और VT के नीचे V आएगा। तो IT के नीचे कौन आता है? सर वो आता है शॉर्ट सर्किट करंट। और VT के नीचे कौन आता है? सर वो आता है ओपन सर्किट वोल्टेज। VT के नीचे कौन आता है? सर वो आता है ओपन सर्किट वोल्टेज। अब अगर हम बात करते हैं आर्क लेंथ के रिलेशन की, किसके? आर्क लेंथ के रिलेशन की, तो वो किस तरीके से आएगा? देखिए, आर्क लेंथ का रिलेशन इस तरीके से आ सकता है। आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A। रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू L। और अगर मैं बात करना चाहूं कि जो आपका V होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर वो जो V होता है वो भी आपके R के प्रोपोर्शनल होता है। वो भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? R के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहां से लिखता हूं कि जो V प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? वो L के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? L के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं बात करता हूं V की, किसकी बात करता हूं मैं? V की। तो V की वैल्यू क्या होगी? बताएंगे मुझे। V की वैल्यू क्या होगी सर? V की वैल्यू होगी M इंटू L प्लस C। M इंटू L प्लस C, जहां पर M क्या है? सर स्लोप है, और जहां पर C क्या है? एक कांस्टेंट है। बिल्कुल 10th क्लास की मैथमेटिक्स है ये। इसमें देखिए क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब V अगर हम इंक्रीज करेंगे तो L भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब इनमें जो रिलेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होगा, एंड दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि M की वैल्यू क्या है? यहाँ पर प्लस है। M की वैल्यू क्या है? प्लस। प्लस मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो वो देखो कैसा नजर आएगा, जो ग्राफ होगा V और L के बीच में, किसके बीच में? V और L के बीच में जो ग्राफ होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो यहां से जो वैल्यू हो रही है ना, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू C। और जो इस लाइन का जो ये स्लोप है ना, दिस थीटा, ये जो स्लोप है ना, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स M, दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स M। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ना, दैट विल बी tan इनवर्स M। ठीक है? tan थीटा क्या होता है? इट विल बी द स्लोप M, इट विल बी द स्लोप। सो M क्या है यहाँ पर? आपका M है स्लोप,
m क्या है, स्लोप है। तो सर हम इसे याद रखने में दिक्कत हो रही है, इक्वेशन गड़बड़ सी लग रही है, मैथ आता ही हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स में गड़बड़ आने लग जाती है। ठीक है सर, याद करना है हमें, वो बताइए। बिल्कुल इजी है, मैं आपको मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको v को रिप्लेस कर देना है बाय va। किससे रिप्लेस कर देना है, va। m को हमें रिप्लेस नहीं करना है, m को हमें किसी और चीज से रिप्लेस करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी एल ए। तो c की जगह कौन आ गया, a, m की जगह कौन आ गया, b। तो ये याद रखने में आसान है, a b l a। ठीक है, तो va इक्वल्स टू a प्लस बी एल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ है कि किसी आर्क लेंथ को मेंटेन रखने के लिए हमें इतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस आर्क लेंथ को अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमें इतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये आर्क लेंथ इंक्रीज होगी तो ये आपका वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी क्या होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये क्या है, आपका जो आर्क लेंथ और वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द v देन द वैल्यू ऑफ द l विल बी इंक्रीज। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको क्या रखने हैं, सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। वेल्डिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आर्क वेल्डिंग से, वो केवल और केवल इन दोनों फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सर, उसकी अप्रोच क्या रहेगी, हमें वो बताइए पहले कि हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल अप्रोच क्या रहेगी उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच की। किसकी, न्यूमेरिकल अप्रोच की। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपकी जो मशीन है वो किस टाइप की है। तो पहला मैं जो मशीन ले रहा हूं दैट विल बी कांस्टेंट करंट टाइप मशीन, दैट विल बी कांस्टेंट करंट टाइप मशीन। तो कांस्टेंट करंट टाइप में जो रिलेशन होता है वो आपको पता है कैसा होता है, V और I में। V और I में जो रिलेशन होता है दैट विल बी ऑफ ड्रूप टाइप, दैट विल बी ऑफ ड्रूप टाइप, मतलब नीचे गिरते हुए का रिलेशन होता है। कैसा होता है, नीचे गिरते हुए का रिलेशन होता है। अगर मैं बात करता हूं V और L कर्व की, यहां पर मैंने बताया था V और L बनाया था ना, यहां पे ये रहा V और L का मैंने बनाया था, और V और L ऐसे होता है। ठीक है, V और L क्या होता है, ऐसे होता है। तो अगर मैं बात करता हूं V और L कर्व की तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, VA इक्वल्स टू A प्लस BLA। इसकी वैल्यू क्या होगी, VA इक्वल्स टू A प्लस BLA। और कांस्टेंट करंट टाइप में स्टेबल आर्क हमें कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, स्टेबल आर्क मिलेगी। और इस पॉइंट पर जो IT की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी। हम बात कर रहे थे IT की बराबर किसके बराबर होगी, IA कह सकते हो, क्योंकि इस पर हमें क्या मिल रही है, स्टेबल आर्क। A मतलब आर्क, A मतलब आर्क। तो जो हमारा यहाँ पॉइंट होगा, यहां पर हमें जब नीचे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जाएंगे, क्योंकि ये मशीन कांस्टेंट करंट मशीन है। कैसे मशीन है, कांस्टेंट करंट मशीन है। तो कांस्टेंट करंट मशीन होने का हमें कहां जाना पड़ेगा, नीचे। करंट को चेंज नहीं करना है, करंट को चेंज नहीं करना है, नाम ही इसका कांस्टेंट करंट है यार, नाम इसका क्या है, कांस्टेंट करंट। करंट को चेंज नहीं करना है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, स्टेबल आर्क मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं आर्क कहां मुझे मिलेगी स्टेबल, तो यहां मिलेगी स्टेबल आर्क। और स्टेबल आर्क में क्या होगा, जो आपका IT होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, IA के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, IA के बराबर। तो ये अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी। कांस्टेंट करंट में आप IT को किसके वैल्यू के बराबर कर दोगे, IA की वैल्यू के बराबर कर दोगे। अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट वोल्टेज की, ये तो आप खुद मुझे बता दोगे। कांस्टेंट वोल्टेज में क्या होगा, स्टेबल आर्क को चलो मैं डिफरेंट कलर से बता देता हूं, सॉरी डिफरेंट कलर से बता देता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप का जो मशीन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। तो इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और रिलेशनशिप कैसा होता है सर, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर। सो दिस विल बी द V, दिस विल बी द I। और जो VL का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट VA इक्वल्स टू A प्लस BLA, VA इक्वल्स टू A प्लस BLA। ये तो दो ग्राफ हैं, ये ग्राफ मैंने अकेला बनाया था पहले, अब मैं दोनों को कंबाइंड करके बना रहा हूं। तो यहां पर जो मुझे आर्क मिलेगी वो कैसी आर्क मिलेगी सर, स्टेबल आर्क मिलेगी। कैसी आर्क मिलेगी, स्टेबल आर्क। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, स्टेबल आर्क मिलेगी। और स्टेबल आर्क कब मिलेगी, कांस्टेंट वोल्टेज में मिलेगी। तो इसमें वोल्टेज क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा इस पॉइंट पर, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो Vt की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, Va के बराबर हो जाएगी। बस नाम से ही याद हो जाएगा, जो Vt की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो Va के बराबर हो जाएगी। सॉरी आई एम सॉरी, Vt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Va के बराबर हो जाएगी इस पॉइंट पर। करंट वाला है तो करंट कांस्टेंट रख दो, वोल्टेज वाला है तो वोल्टेज कांस्टेंट रख लो, बस इतना ही याद रख लो, काफी है। क्वेश्चन में सिर्फ यही आएगा कि कौन से टाइप की मशीन है, और अगर हमें पता चल गया कि कांस्टेंट करंट टाइप की मशीन है तो IT बराबर IA, और अगर हमें पता चल गया कांस्टेंट वोल्टेज टाइप की मशीन है तो VT बराबर VA। ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया है, ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछता कि ये क्यों होता है, एग्जामिनेशन में पूछता है न्यूमेरिकल। क्या पूछता है, न्यूमेरिकल। तो इस अप्रोच से आपको क्या सोल्व करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है। कांस्टेंट वोल्टेज आएगी तो आपको ले लेना VT इक्वल्स टू VA, और कांस्टेंट करंट आएगी तो उसको क्या ले लेना, IT इक्वल्स टू IA। क्या लेना है उसको, IT इक्वल्स टू IA। तो अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन से आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर इनकी वैल्यूज कैसे यूज में लेनी है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन देखते हैं। लो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें बहुत शिद्दत से करना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछना चाहता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन और क्वेश्चंस क्या पुट हो सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय, तो आपको ये रिलेशन दे रखा है V और LA के बीच में, VA equals to 24 plus 4LA, and voltage and current characteristics of the power source can be assumed as a straight line। तो उसमें दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि हमने जो वेल्डिंग मशीन यूज में ली है वो कौन से टाइप की है, सर वो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप की है, और इसके साथ साथ उसने दे रखा है ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। What is the value of open circuit voltage? It will be 80 volt, and what will be the value of short circuit current? It is 600 ampere. Determine the arc length। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर्क लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसने आर्क लेंथ की वैल्यू के पूछने के साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है, दैट कंडीशन इज द मैक्सिमम पावर। दैट कंडीशन इज द मैक्सिमम पावर। और यहां पर हर वर्ड का एक मीनिंग है, यहां पर क्या है, हर वर्ड का एक मीनिंग है। हम यहां से चलेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। कहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे और ऊपर तक पूछेंगे। अगर मैं बात करता हूं आपसे पावर की, किसकी बात करता हूं, पावर की। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं लिखोगे तब तक ये आपको समझ नहीं आने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूं पावर की, तो जो पावर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, IT इंटू VT। उस पावर की वैल्यू क्या होती है, IT इंटू सर VT होती है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, IT और VT की वैल्यू चाहिए। IT और VT की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर के लिए आर्क लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम पावर के लिए आर्क लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को हार्ड करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही मेथड होता है कि उस क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन को क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले VT की, तो VT निकालने के लिए इसने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है स्ट्रेट लाइन। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो मैं सिर्फ अभी यहां वर्ड लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपका वो VT होता है वो VA के इक्वल होता है। और यहां पर VA की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 24 + 4 टाइम्स ऑफ LA, 24 + 4 टाइम्स ऑफ LA। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द VT विच विल बी यूज्ड इन योर इक्वेशन 1। तो मैं इसको डाल देता हूं A इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, A। चलो 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सर IT की वैल्यू चाहिए। IT की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि IT की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो IT की वैल्यू क्या होती है, IT डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट प्लस VT डिवाइड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल्स टू 1। तो यहां से IT की वैल्यू क्या आएगी, IT विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस VT डिवाइड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू में शॉर्ट सर्किट करंट।
इनटू में शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, IT की वैल्यू होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो IT की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। IT की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VT, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VT, वैल्यू क्या है VT की, 24 + 4 टाइम्स ऑफ LA, 24 + 4 टाइम्स ऑफ LA डिवाइड बाय ओपन सर्किट की क्या वैल्यू है सर, ओपन सर्किट की वैल्यू है आपके 80 और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या है सर, है वो है 600, वो क्या है 600। तो यहां से आप क्या IT की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कैलकुलेट कीजिए। तो 600 कहां जाएगा, अंदर जाएगा। सो दिस विल बी 600, दिस इज द वैल्यू ऑफ IT, 600 माइनस 24 डिवाइड बाई 80 इंटू 600 प्लस 4 डिवाइड बाई 80 इंटू 600, लेकिन यहाँ बाहर माइनस लगाए इन दोनों के आगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 80 इंटू 600 माइनस ऑफ 4LA डिवाइड बाई 80 इंटू 600, 4LA डिवाइड बाई 80 इंटू 600। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IT, इट विल बी इक्वल्स टू 600 माइनस ऑफ, ठीक है, 0 to 0 विल बी कैंसिल आउट, 8 3 जा 24, दिस विल बी इक्वल्स टू 180, दिस विल बी इक्वल्स टू 180। बहुत ही ईजी है, माइनस ये कर दो आप 20, ये कर दो आप क्या होगा ये 30, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम माइनस का 30 टाइम्स ऑफ LA and this IT will be equals to 420 minus 30 times of LA. This is the value of the IT. This is the value of the IT. So this is the equation number 3. This is the equation number 3 and put this equation 2 and 3 into the equation 1. The value of the P की value क्या होगी, V की value रखो और I की वैल्यू रखो। तो पहले हम लिख लेते हैं, V की रख लो चाहे I की रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो पहले चलो हम IT लिखते हैं, 420 माइनस 30 टाइम्स ऑफ LA मल्टीप्लाई विथ 24 इंटू 4LA, 24 प्लस 4LA। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो P की वैल्यू आ रही है ये किसकी टर्म्स में आ रही है सर, LA की टर्म्स में। किसके टर्म्स में आ रही है, LA की टर्म्स में। और आपसे मैक्सिमम पावर भी किसके लिए पूछ रहा है, आर्क लेंथ के लिए पूछ रहा है। मैक्सिमम पावर भी किसके लिए पूछ रहा है, आर्क लेंथ के। तो मतलब जो P डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, L पर डिपेंड कर रहा है। P किस पे डिपेंड कर रहा है, L, और जहां पर L क्या है, आर्क लेंथ, जहां पर L क्या है, आर्क लेंथ। तो आपको पता है कोई भी अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो किसके साथ, जिस पर वो डिपेंड करता है। तो P किस पर डिपेंड करता है, LA पे डिपेंड करता है। तो हम P का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, L के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर हमें क्या करना पड़ेगा, dP/dLA करना पड़ेगा और उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा सर, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, LA की वैल्यू आएगी। और LA की वैल्यू किसके लिए आ जाएगी सर, मैक्सिमम पावर के लिए आएगी। किसके लिए आएगी, मैक्सिमम पावर के लिए। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, पहले P को सोल्व कर लीजिए। P को सोल्व करने के बाद इसमें रखिए P की वैल्यू क्या आएगी, 420 इंटू 24, 420 इंटू 24, 420 इंटू 4LA प्लस 420 इंटू 4 टाइम्स ऑफ LA माइनस ऑफ 30 इंटू 24 LA माइनस ऑफ 30 इंटू 24 LA माइनस ऑफ 30 इंटू 4 LA माइनस ऑफ 30 LA इंटू 4LA। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे। इस इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो इसके साथ तो LA है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यहाँ पे LA है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यहाँ पर भी LA है और यहाँ पर तो LA स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, LA स्क्वायर है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो आपको LA की वैल्यू मिलने वाली है वो LA की वैल्यू होगी आपकी 4 mm। वो क्या होगी, 4 mm। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के बाद एज ए होमवर्क है ये, उसको 0 के आगे पुट करना और 0 के आगे जब आप उसे पुट करोगे तो LA की वैल्यू फाइंड आउट करना। LA की वैल्यू आएगी 4 mm। क्या आ जाएगी, LA की वैल्यू 4 mm। और यही क्वेश्चन में पूछा है,
यही क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा गया है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि इस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन और निकालने की कोशिश करे। तो इस क्वेश्चन से नया क्वेश्चन और क्या बन सकता है, आप मुझे IT और VT की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। आप मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, IT की और VT की। IT की वैल्यू क्या होगी, देखिए 420 माइनस 30 टाइम्स ऑफ 4, क्योंकि LA की वैल्यू क्या है 4 है, तो LA की वैल्यू यहां पर क्या रखो 4 रखो। LA की वैल्यू किसके लिए 4 है, मैक्सिमम पावर के लिए 4 है। तो मैक्सिमम पावर के लिए IT और VT की वैल्यू क्या होगी, 420 माइनस 30 टाइम्स ऑफ 4, मतलब 420 में से 120 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 300। ये क्या आ जाएगा 300। दिस विल बी इन द एम्पियर, दिस विल बी इन द एम्पियर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं VT की, तो VT की वैल्यू क्या है 24 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, क्योंकि LA की वैल्यू मैक्सिमम पावर के लिए कितनी है 4 mm है। तो 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 40 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा 40 वोल्ट। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, दिस इज द वैल्यू ऑफ द IT, दिस इज द वैल्यू ऑफ द IT, दिस इज द वैल्यू ऑफ द VT। तो ये जो तीनों वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम पावर के लिए, किसके लिए है, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन होंगे, LA की वैल्यू निकल गई, IT की वैल्यू निकल गई, VT की वैल्यू निकल गई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम पावर क्या होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर विल बी इक्वल्स टू, मैक्सिमम पावर के लिए IT और VT की वैल्यू हमें निकाल ली है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 इंटू 40, 300 इंटू 40, इट विल बी 12,000, इट विल बी 12,000। और पावर की यूनिट किस में होती है, वॉट में होती है। पावर की यूनिट किस में होगी, वॉट में होगी। अब मैं आपको क्या करता हूं, एक चीज नोटिस करने के लिए देता हूं, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 80 है, और टोटल जो वोल्टेज है फॉर मैक्सिमम पावर वो कितना है 40 है। जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 600 है, और जो टोटल करंट है फॉर मैक्सिमम पावर ये कितना है 300 है। कहने का मतलब है मैक्सिमम पावर के लिए जो IT और VT की वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है। देखिए अब मैं यहां से एक रिलेशन लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है शॉर्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन को और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए जो IT की वैल्यू होगी दैट विल बी शॉर्ट सर्किट बाय 2, और VT की वैल्यू क्या होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय 2, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय 2। ये क्या है, फंडा है, ये क्या है, एक फंडा है। इसको हमें एक शॉर्ट तरीके से ही याद रखना पड़ेगा। हम इतना ज्यादा लंबा आर्क लेंथ निकाल के सोल्व नहीं कर सकते। चाहे कोई भी आर्क लेंथ हो, चाहे आपकी कोई भी आर्क लेंथ हो, चाहे कैसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके लिए जो IT और VT की जो वैल्यू होगी वो आपके ओपन सर्किट वोल्टेज की और शॉर्ट सर्किट करंट की क्या होगी, हाफ होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो आपकी IT की वैल्यू होगी वो शॉर्ट सर्किट करंट की, आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, हाफ होगी, और जो VT की वैल्यू है वो क्या होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज की हाफ होगी। तो हमें सीधा ही पता चल गया 80 का हाफ कर दो, 600 का हाफ कर दो, फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन, फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक तो ये, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है, चौथा क्वेश्चन बन सकता है आपका मैक्सिमम पावर, और पांचवा क्वेश्चन बन सकता है आपका IT और VT की वैल्यू। ये IT और VT की वैल्यू बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हमारे पास उसको सोल्व करने का इतना टाइम नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को हाफ कर दो फॉर मैक्सिमम पावर। ये मत भूल जाना, अगर आप ये मैक्सिमम पावर भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम पावर की क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम पावर की वैल्यू के लिए IT VT कैलकुलेट करना पड़ता है, और IT VT की वैल्यू जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है उनकी क्या होती है, हाफ, उनकी क्या होती है, हाफ होती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस जरूर करना, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, अगर आप बिल्कुल मन से, बिल्कुल दिल से पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा वापस करोगे। जब इसको आप दोबारा वापस करोगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। अभी भी पूरा समझ आ चुका है, लेकिन आप इसे भूल जाओगे,
इसे भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा सा इसको दोबारा वापस करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आर्क ब्लो पर। किस पर? आर्क ब्लो पर। आर्क ब्लो क्या होता है उसे हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्क ब्लो। आर्क ब्लो होता क्या है एक्चुअली। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन देकर वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना वो छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? छोटा छोटा। तो 10-15 बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कराने से अच्छा है मैं एक ही ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन कराऊं जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहां पर आपका मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आर्क लेंथ की वैल्यू निकालने का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पावर निकालने का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वीटी आईटी कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना आनी चाहिए। जैसे ही आपको वैल्यूज कैलकुलेट और फॉर्मूला यूज करना आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा ना न्यूमेरिकल, उसे आप सॉल्व जरूर कर दोगे। बस आपको एल्गोरिथम पता चल गई है कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, आईटी वीटी का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और जो आर्क लेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होती है उसका यूज हम कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द आर्क ब्लो। आर्क ब्लो, इट इज ए वेरी गुड टॉपिक फ्रॉम योर आर्क वेल्डिंग कि आर्क ब्लो क्या होता है। आर्क ब्लो क्या होता है वो हम बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस, और आप इस वर्क पीस की कर रहे हो वेल्डिंग, और मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड की डिफरेंट पोजिशंस बता रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पोजिशन स्टार्टिंग ऑफ द योर वेल्डिंग, दिस इज द मिड पोजिशन, दिस इज द मिड पोजिशन, mid position in the sense in between of the start and end, this is the electrode। तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रोड से जो करंट फ्लो होगा तो उस करंट फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रोड के अराउंड एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट हो जाएगी। यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अब मैं अगर बात करता हूं करंट फ्लो होने की डायरेक्शन की, तो देखिए करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये आपका इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। इधर वाले साइड को कोई भी मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन डिफ्लेक्ट होने के कारण क्या होगा, यहां पर जो आर्क प्रोड्यूस होगी वो डिफ्लेक्ट होकर प्रोड्यूस होगी, यहां पर जो आर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या प्रोड्यूस होगी, डिफ्लेक्ट होकर प्रोड्यूस होगी। लेकिन इन बीन के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट प्रोड्यूस होगी, यहां पर भी क्या प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेट प्रोड्यूस होगी। तो कह सकता हूं वर्कपीस के स्टार्टिंग और एंड में मैग्नेटिक लाइंस का, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के डिफ्लेक्शन होने के कारण जो आपकी जो आर्क है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। और इसी पाथ से डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं आर्क ब्लो। इसी पाथ से डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। तो इस डिफ्लेक्शन से होता क्या है सर, इस डिफ्लेक्शन से होने क्या वाला है, क्या ये डिफ्लेक्शन अच्छा है, क्या ये डिफ्लेक्शन बुरा है? ये डिफ्लेक्शन बुरा है, ये डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इस डिफ्लेक्शन से क्या होगा कि जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है आर्क का, वो एट द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द वर्कपीस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द वर्कपीस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने से क्या होगा, आपके वेल्ड स्पैटर प्रोड्यूस होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, वेल्ड स्पैटर प्रोड्यूस होंगे। और वेल्ड स्पैटर क्या होता है कि जब भी आपका आर्क का डिफ्लेक्शन होता है तो जो वेल्ड पूल होता है उसमें से लिक्विड मेटल क्या करता है, स्प्लैशिंग करता है। क्या करता है, स्प्लैशिंग करता है। स्प्लैशिंग करने के बाद क्या होता है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वर्कपीस की दूसरी सरफेस पर जाके गिरती है और वहां पर सॉलिडिफाई हो जाती है। आर्क ब्लो होने से लिक्विड मेटल स्प्लैश करेगा, छींटे उछलेंगे उसके, और उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो वर्कपीस के दूसरी सरफेस पर जाके क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी और एक रफ सरफेस प्रोड्यूस होगी। तो आपने कभी कभी देखा होगा वेल्डिंग में कि जो दो कंपोनेंट आपने वेल्ड किए हैं उसके जो आसपास का जो एरिया होता है वहां पर छोटे छोटे सॉलिडिफाई पार्टिकल होते हैं। वो क्या होते हैं, आर्क ब्लो के कारण जो स्प्लैशिंग होती है, उस स्प्लैशिंग के कारण जो लिक्विड मेटल बाहर जाके गिरता है, उनकी जो ड्रॉप्स होती है वो होती है। तो अगर एग्जामिनेशन में आर्क ब्लो की क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप क्या कहोगे उसको, आप उसको कहोगे आर्क ब्लो इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ। जिस रास्ते से आपकी आर्क होकर जाना चाहती थी उस रास्ते से होकर नहीं गई, डिफ्लेक्ट होकर जा रही है। और वो डिफ्लेक्ट होकर जा रही है, क्यों जा रही है, बहुत ही आसान है, क्योंकि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है उनमें क्या हो चुका है, डिफ्लेक्शन हो चुका है।
वर्कपीस के स्टार्टिंग और एंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डिफ्लेक्शन हो गया, इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डिफ्लेक्शन हो गया, और डिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होगा सर, आर्क ब्लो होगा, आर्क भी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस आर्क ब्लो को हम मैग्नेटिक आर्क ब्लो भी कहते हैं, इस आर्क ब्लो को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आर्क ब्लो भी कहते हैं। और आर्क ब्लो होने के कारण क्या होगा सर, जो वेल्ड पूल है उसमें से लिक्विड मेटल का स्प्लैशिंग होगा, और स्प्लैशिंग होने से जो लिक्विड मेटल की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वर्कपीस की अदर सरफेस पर जाके सॉलिडिफाई हो जाएगी और एक रफ सरफेस प्रोड्यूस होगी, और उस रफ सरफेस को हम कहते हैं सर वेल्ड स्पैटर। उस सरफेस पर जो वो ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई हुए ना उसे हम क्या कहते हैं, वेल्ड स्पैटर कहते हैं। और ये वेल्ड स्पैटर एक तरीके का वेल्डिंग डिफेक्ट है, इट इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्क ब्लो के कारण कौन से टाइप का वेल्ड डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज द वेल्ड स्पैटर, दैट इज द वेल्ड स्पैटर। और वेल्ड स्पैटर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, आर्क ब्लो को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। आर्क ब्लो को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। सर आर्क ब्लो को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई है। ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई है, क्योंकि यहां पर इसको कोई इंटेंडेड पाथ नहीं मिल रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को फ्लो होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा था, तो उनको पाथ प्रोवाइड करने के लिए वर्कपीस के स्टार्टिंग में और एंड में हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वर्कपीस के स्टार्टिंग में और एंड में हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, और उन एक्स्ट्रा मटेरियल को हम कहते हैं टैब इन और टैब आउट। ठीक है, तो टैब इन और टैब आउट क्या होता है, टू रिड्यूस द आर्क ब्लो एक्स्ट्रा वर्क पीसेस or extra some small pieces of the metal are provided at the starting and end of the workpiece in order to reduce the arc blow। ये आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम वर्कपीस के स्टार्टिंग और एंड में रखते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आर्क ब्लो भी नहीं होगा, आर्क ब्लो नहीं होगा तो वेल्ड स्पैटर भी नहीं होगा। तो सर हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में, किसमें, हम स्टार्टिंग में और एंड में करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। बीच में तो करंट को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। किसे डिक्रीज करना पड़ेगा, करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा सर। और हम क्या कर सकते हैं, और हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर क्या होगा, फ्लक्स होगा, उस पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। फ्लक्स की कोटिंग की होगी, फ्लक्स इज ए मटेरियल, उस फ्लक्स पर भी हम आने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें एक साथ मत पूछा करो, पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का डिफ्लेक्शन नहीं होगा और आर्क ब्लो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आर्क ब्लो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो तीन तरीके हैं आर्क ब्लो कम करने का। पहला तो है टैब इन और टैब आउट प्रोवाइड कर दो, दूसरा तरीका है स्टार्टिंग और एंड में करंट को क्या कर दो, कम कर दो, और तीसरा तरीका क्या है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को यूज में लो। किसको यूज में लो सर, फ्लक्स कोटेड हम इलेक्ट्रोड को यूज में ले सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है सर, और ये तरीका हो सकता है, आप ये वाली जो डिस्टेंस है ना, आर्क लेंथ, इसको कम कर दो। अगर आपने इस आर्क लेंथ की डिस्टेंस को कम कर दिया तो अगर आर्क डिफ्लेक्ट होगी ना तो भी हमें पता नहीं चलेगा। इस लेंथ को भी अगर हमने कम कर दिया तो आर्क डिफ्लेक्ट होगी तो भी हमें पता नहीं चलेगा। सो दिस कैन बी ए फोर्थ मेथड ऑल्सो, वी कैन डिक्रीज द आर्क लेंथ, वी कैन डिक्रीज द आर्क लेंथ। ठीक है, लेकिन जनरली जो हम यूज में लेते हैं वो हम लेते हैं टैब इन या टैब आउट यूज में लेते हैं, और हम क्या करते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज में लेते हैं। ठीक है, हम इसकी आर्क लेंथ को भी डिक्रीज करके हम आर्क ब्लो को डिक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वेल्ड स्पैटर। ठीक है, वेल्ड स्पैटर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी टॉपिक डालना है आपको। वेल्ड स्पैटर क्या होता है, ड्यू टू आर्क ब्लो लिक्विड मेटल विल बी स्प्लैश्ड एंड सोल्डिफाई ऑन द अदर सरफेस ऑफ द वर्कपीस, other surface of the workpiece, and these solidified droplets are known as a weld spatter. It will produce the rough surface, it will produce the rough surface, and it also a welding defect. It is a type of the welding defect. In order to reduce the weld spatter, arc blow has to be minimized. Arc blow has to be
मिनिमाइज। तो वेल्ड स्पैटर को कम कैसे किया जाता है सर? आर्क ब्लो की हेल्प से वेल्ड स्पैटर को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? आर्क ब्लो को कम करना पड़ेगा। अगर आर्क ब्लो ज्यादा होगा तो जो कंसंट्रेशन होगा वर्क पीस पर आर्क का वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के कारण स्प्लैशिंग होगी। डिक्रीज होने के कारण क्या होगी? स्प्लैशिंग होगी। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग डिफेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको वेल्ड स्पैटर को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लक्स पर। अब आपका इंतजार खत्म होता है, अब मैं आपको बताता हूं फ्लक्स को। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, जो आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है आपका बेयर इलेक्ट्रोड, जिस पर बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं होता है। एक होता है आपका फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। क्या होता है? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होगी, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, दैट इज नोन एज ए बेयर इलेक्ट्रोड। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लक्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स? फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फंक्शन क्या होता है फ्लक्स का? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो आपको डालना है, दैट इज फंक्शंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का फंक्शन क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस। क्योंकि हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं तो बोर्ड पर थोड़ा सा जरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और मेरी बातों को धीरे धीरे धीमे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड पर क्या है? फ्लक्स कोटिंग की गई है। क्या की गई है सर? फ्लक्स कोटिंग की गई है। सो दिस इज द फ्लक्स कोटिंग, दिस इज द फ्लक्स कोटिंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो कोटिंग है ये फ्लक्स कोटिंग है। कैसी कोटिंग है? फ्लक्स कोटिंग है सर। ये भी फ्लक्स कोटिंग है, और इस फ्लक्स कोटिंग के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोड है। सो जो ये आपका रेड है ये है आपका फ्लक्स। ये क्या है? आपका फ्लक्स है। और ये जो ब्लैक वाला है दैट इज द इलेक्ट्रोड, दैट इज द इलेक्ट्रोड। तो जब आर्क प्रोड्यूस होगी, जब आर्क प्रोड्यूस होगी तो आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और आपका फ्लक्स भी मेल्ट होगा। जब आर्क प्रोड्यूस होगी तो आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और फ्लक्स भी मेल्ट होगा और वर्कपीस भी मेल्ट होगा। सपोज आप इस डायरेक्शन में वेल्डिंग कर रहे हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, आपका जो वर्कपीस का जो मेटल है वो मेल्ट होगा। वो कुछ इस तरीके से, दिस इज द लिक्विड मेटल। ध्यान से देखिए बोर्ड को, दिस इज द लिक्विड मेटल। और इस लिक्विड मेटल के ऊपर क्या होगा? स्लैग होगा। क्या होगा? स्लैग। दिस रेड कलर वन इज द स्लैग, दिस रेड कलर वन इज द स्लैग। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर जो स्लैग है वो ऊपर की तरफ है और लिक्विड मेटल नीचे की तरफ है, ऐसा क्यों है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स छुपी है इसमें। स्लैग की डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाता है, लिक्विड मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, नीचे आ जाता है। अब मत पूछना मुझसे ऐसे सिली क्वेश्चंस। ऊपर क्या होता है सर? स्लैग होता है। ठीक है, नॉट सिली क्वेश्चन, जस्ट ए कॉमन सेंस क्वेश्चन। ठीक है, बुरा मत मानना। दिस इज द लिक्विड मेटल। अब इसी डायग्राम से क्या कर सकते हो आप? इसी डायग्राम से इस फ्लक्स के सारे 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 फंक्शन बता सकते हो। सर पहला फंक्शन क्या है बताइए? ये जो आपका जो फ्लक्स होगा ना, ये एज ए डीऑक्सीडाइजर एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? एज ए डीऑक्सीडाइजर एक्ट करेगा। मतलब आपके लिक्विड मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर को नहीं बनने देगा, ऑक्साइड लेयर को नहीं बनने देगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, सर ये जो फ्लक्स होगा ना ये स्लैग प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्लैग प्रोड्यूस करेगा। जब ये स्लैग प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपका लिक्विड मेटल एयर से कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम कभी भी लिक्विड मेटल को एयर से कांटेक्ट में नहीं लाने देंगे। यहां पर कौन काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है आपका स्लैग। यहां पर कौन काम कर रहा है? स्लैग। सर फिर यहां कौन काम कर रहा होगा? यहां पर काम कर रही होगी आपकी आर्क। यहां पर जो आर्क प्रोड्यूस होगी ना, वो आर्क क्या करेगी? आपके लिक्विड मेटल को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। इन्वायरमेंट से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन यहां पर सर कौन प्रोटेक्ट करेगा लिक्विड मेटल को? यहां पर लिक्विड मेटल को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है स्लैग। और स्लैग को किसने बनाया? फ्लक्स ने बनाया। सेकंड फंक्शन। सर जब हमने स्लैग बनाया तो आपका जो ये लिक्विड मेटल था इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो गया, इसका इन्वायरमेंट से कनेक्शन ही नहीं रहा, तो सर जो हीट ट्रांसफर लॉसेस थे वो डिक्रीज हो गए।
हीट ट्रांसफर लॉसेस थे वो क्या हो गए सर, वो डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट फंक्शन सर, जब हीट ट्रांसफर लॉसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो हीट का कंसंट्रेशन कहां बढ़ेगा, वर्कपीस पर बढ़ेगा। हीट का कंसंट्रेशन कहां बढ़ेगा सर, वर्कपीस पर बढ़ेगा। सर जो ये स्लैग होता है ये लिक्विड मेटल की विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है, ये लिक्विड मेटल की विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही है सर, ये लिक्विड मेटल की किसको कंट्रोल करेगा सर, ये विस्कोसिटी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट फंक्शन सर, जो फ्लक्स होता है वो आपके वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। और जो लास्ट फंक्शन है वो आप मुझे खुद बताएंगे कि हम किस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज करके आर्क ब्लो को कम करते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। विद द हेल्प ऑफ द फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं, आर्क ब्लो को कम करते हैं। किसे कम करते हैं, आर्क ब्लो को कम करते हैं। तो फ्लक्स का एक और फंक्शन भी है कि सर ये आर्क ब्लो को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जैसे ही आर्क ब्लो डिक्रीज होगी वेल्ड स्पैटर क्या होगा सर, कम हो जाएगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द flux, these are the function of the flux. Among all the function, one function is very important, that as a deoxidizer flux क्या करता है, act करता है। as a deoxidizer flux का क्या करता है, act करता है। क्या करता है, act करता है। तो सर अब हम बात करते हैं फ्लक्स के मटेरियल की। सर फ्लक्स में इतनी अच्छी बातें हैं, आपने फ्लक्स को किस मटेरियल का बनाया, आपने फ्लक्स को किस मटेरियल का बनाया, बहुत ही आसान है याद करने का, इसका भी तरीका है, बताऊंगा अभी। अब मैं बता रहा हूं आपको फ्लक्स मटेरियल कि फ्लक्स में क्या मटेरियल होता है। फ्लक्स में जो सबसे पहला मटेरियल होता है वो होता है डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स। डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स एज ए जो डीऑक्सीडाइजर एक्ट करते हैं। सर वो क्या है, वो है आपके ग्रेफाइट, वो है आपके एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, फेरोमैग्नीज, फेरोसिलिकॉन, वो क्या है, फेरोमैग्नीज, फेरोसिलिकॉन। सो दीज आर द डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट यूज्ड इन योर फ्लक्स, यूज्ड इन योर फ्लक्स। ओके सर, आपने तो पहले फंक्शन का मेटेरियल बताया है। सर स्लैग कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्लैग प्रोड्यूस होने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड की, अब इसको याद रखने का तरीका ना, घर आते आते फुर, ट्रिक, घर आते आते फुर। अब कुछ भी ट्रिक बना सकते हो यार, अपने तरीके से बनाना आप, ये तो मैंने अपने लिए बना रखी है। हर चीज को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले। तो जो स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड होता है सर, वो क्या क्या होते हैं, वो आयरन ऑक्साइड होता है, वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, वो कैल्शियम फ्लोराइड होता है, और वो सिलिका फ्लोर होता है। अगर हम बात करते हैं स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड की, सर क्या क्या होते हैं, वो आयरन ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड, बोलेंगे मेरे साथ, क्या होते हैं वो, आयरन ऑक्साइड। और क्या होते हैं सर, और होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। और क्या होते हैं सर, सिलिकॉन ऑक्साइड। बिल्कुल सर, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड याद हो चुका है। अब बताइए, अब होता है सिलिका फ्लोर। अब क्या होता है, सिलिका फ्लोर। हाँ सर बिल्कुल याद हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या हो सकता है सर, हो सकता है आपके कैल्शियम फ्लोराइड। और क्या हो सकता है आपके, कैल्शियम फ्लोराइड। और क्या हो सकता है आपके, कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये चार ही होते हैं जो स्लैग फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्लैग फॉर्मेशन करते हैं। सर ये तो स्लैग फॉर्मेशन का हो गया। आर्क को स्टेबल कैसे करें, आर्क ब्लो को कम करने के लिए, आर्क ब्लो को कम करने के लिए जो हम आर्क स्टेबल के लिए जो एलिमेंट्स यूज में लेते हैं ना, उसमें होता है आपके सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें आर्क स्टेबलाइजर्स के लिए, किसके लिए, आर्क स्टेबलाइजर्स, किसके लिए, आर्क स्टेबलाइजर के लिए। तो आर्क स्टेबलाइजर के लिए क्या क्या यूज होते हैं बताइए सर। सर सोडियम ऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है। और क्या होता है सर, पोटेशियम सिलिकेट होता है। सर पोटेशियम सिलिकेट होता है। और क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो यहीं तक कर लो, उतना ही बहुत है।
तीन ही बहुत है। पहला क्या होता है आपका सोडियम ऑक्साइड, दूसरा क्या होता है पोटेशियम सिलिकेट, तीसरा क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द आर्क स्टेबलाइजिंग। सर क्या और भी होते हैं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। एलॉय आप यूज कर सकते हो, एलॉइंग कर सकते हो आप। फ्लक्स में क्या कर सकते हो? एलॉइंग कर सकते हो। एलॉइंग में क्या कर सकते हो? क्रोमियम डाल सकते हो, वेनेडियम डाल सकते हो, निकल डाल सकते हो, कोबाल्ट डाल सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं एलॉइंग एलिमेंट की, तो एलॉइंग एलिमेंट में क्या होगा? एलॉइंग एलिमेंट में होगा आपके क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, वेनेडियम। In order to increase the strength of the welding joint, we can use the alloying element also। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर गैस फॉर्मेशन भी बता दीजिए कि गैस फॉर्मेशन होता है जिससे इन्वायरमेंट से वो प्रोटेक्ट होता है लिक्विड मेटल, वो क्या क्या होता है? वो सेल्यूलोज हो सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गैस फॉर्मिंग एलिमेंट्स की या कंपाउंड की, वो क्या हो सकते हैं? वो सेल्यूलोज हो सकता है, वो क्या हो सकता है? सेल्यूलोज। और क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सो दीज आर द कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स इन यूज्ड फॉर फ्लक्स मेकिंग। इट इज यूज्ड इन फ्लक्स मेकिंग। फ्लक्स में जो मटेरियल्स होते हैं ना, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका क्या होता है? कॉम्बिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स मटेरियल। नाउ कम टू द मेथड ऑफ वेल्डिंग, कि वेल्डिंग किस किस मेथड से की जा सकती है। बहुत इजी है, अब तो हल्का है बिल्कुल। जितना होना था ना, जितना हार्ड हो सकता था, वो निकल चुका है। ठीक है, वो निकल चुका है, उसी क्वेश्चन में निकल चुका है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हमने किया था। अब कुछ हार्ड नहीं है, अब बिल्कुल आसान है। वो क्वेश्चन हार्ड आपको इसलिए फील हो रहा था क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता हूं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। उसमें क्या थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो अगर मैं बात करता हूं हम वेल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दो वर्कपीस है, उनकी आपको वेल्डिंग करनी है। दीज आर द टू वर्क पीसेस, आपको इनकी क्या करनी है? वेल्डिंग करनी है। ठीक है, कर दोगे? हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बना के कर लेना, क्या दिक्कत है? हमें प्रैक्टिकली थोड़ी करनी है। सो अगर आप इसकी वेल्डिंग करोगे तो इसकी वेल्डिंग देखो किस डायरेक्शन में होगी। सर देखिए, इसकी जब हम वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ से वेल्डिंग करना स्टार्ट होगा और ऐसे करते हैं हम वेल्डिंग आगे की ओर बढ़ेंगे। सर एक तो वेल्डिंग करने का ये मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं फ्लैट वेल्डिंग। कैसी वेल्डिंग? फ्लैट वेल्डिंग। बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ठीक इसी के नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर हो गया होगा डायग्राम। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऊपर एक नीचे है। सर इसकी वेल्डिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, क्या दिक्कत है भाई? इसकी वेल्डिंग ऐसे कर लोगे। सर ये जो हमने वेल्डिंग की इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देंगे, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाली चीजें हमें क्यों पढ़ा रहे हो? यही एग्जाम में आने वाली है भाई, इतना ही इजी आता है। आप तो एग्जाम को बहुत भारी लेके चलते हो। एग्जाम कोई पहाड़ थोड़ी ना है जिसको हमें चढ़ना है। एग्जाम तो सड़क है, एक रास्ता है जिसे हमें तय करना है, और उसी में आप लंबा रास्ता देख के रुक जाते हो। तो देखो दो वर्कपीस है, वर्टिकली है। सर इसकी वेल्डिंग कैसे करेंगे? यार इसकी वेल्डिंग करने में एक लफड़ा है, ध्यान से देखो। सर हम इसकी वेल्डिंग नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। बेस्ट कौन सी होगी बताइए सर? इसकी वेल्डिंग हम नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। बेस्ट कौन सी होगी? जरा सा कॉमन सेंस लगा के बताना यार, क्योंकि यहां पे लिक्विड मेटल होगा, लिक्विड मेटल आएगा जब आप वेल्डिंग करोगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में वेल्डिंग करेंगे तो जनरली हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे? सर आपने तो बता ही दिया बातों ही बातों में। सर हम ऐसे नीचे से ऊपर आएंगे, हम ऐसे नीचे से ऊपर आएंगे। हम किस डायरेक्शन में आएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड में। सर डाउनवर्ड में आएंगे तो क्या होगा? जब आप डाउनवर्ड में आ रहे होंगे ना, तो ड्यू टू ग्रेविटी आपका जो लिक्विड मेटल होगा वो नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, और यहां पे कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी और वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जो वर्टिकल वेल्डिंग होती है वो जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है।
क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, अब तो बिल्कुल समझ आ चुका है, अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब कोई ऐसी वेल्डिंग बताइए जिसको हमें समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो लेकिन आप उसे आसान कर दो। सो देखो ये कोई वर्कपीस है, ये कोई एक वर्कपीस है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला डायग्राम रब कर रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे उस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक वर्कपीस और है, यहां पर क्या है, एक वर्कपीस और है, क्लियर है। तो ये डायग्राम मैं ऊपर बनाता हूं, ऊपर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर डायग्राम बना देता हूं क्योंकि इसमें डायग्राम में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने वाली जरूरत है, ठीक है। इसमें आपने देखो एक वर्कपीस आपका ये है, फ्लैट वर्कपीस बना रहा हूं मैं अब। दिस इज द वर्कपीस, दिस इज ऑल्सो द वर्कपीस। ध्यान से देखना इस वर्कपीस को, ठीक है। ऊपर से मान लो इसमें मैंने वेल्डिंग नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, इसमें नीचे से वेल्डिंग करनी है, ठीक है। दो टेबल हैं, दो टेबल हैं, ठीक है, उनको मुझे जोड़ना है, ऐसे दो पार्ट है कोई वर्कपीस के, उनको मुझे जोड़ना है, लेकिन नीचे से वेल्डिंग करते हुए जोड़ना है। छत पर वेल्डिंग करते हो ना, फ्लोर पर, ठीक है, वो वेल्डिंग करनी है मुझे, ठीक है। नीचे से ऐसे वेल्डिंग करनी है, ऊपर, ऊपर वाला वेल्डिंग ऐसे टॉर्च लेके, ध्यान से समझ लो, ऊपर वाला वेल्डिंग टॉर्च करके ऐसे मुझे वेल्डिंग करनी है। सर उस वेल्डिंग को क्या कहते हैं? उस वेल्डिंग को कहते हैं ओवरहेड वेल्डिंग। उस वेल्डिंग को क्या कहते हैं? ओवरहेड, जो कि हम कहाँ करते हैं? छत पर करते हैं। कहाँ करते हैं? छत पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हम वेल्डिंग किस टेक्निक से कर सकते हैं। सर हम वेल्डिंग फ्लैट वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब दो वर्कपीस ऐसे हो, उनके ऊपर से जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो फ्लैट वेल्डिंग है। अगर दो वर्कपीस ऐसे हो, उनकी जो हम वेल्डिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सर वो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है। अगर दो वर्कपीस ऐसे हो, उनकी जो हम वेल्डिंग करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम कहेंगे वर्टिकल वेल्डिंग। सर जब कोई वर्कपीस ऐसे हो और उसके नीचे से वेल्डिंग हमें करनी हो तो उसे हम कहेंगे ओवरहेड वेल्डिंग, यानी जो हम छत पर जो वेल्डिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओवरहेड वेल्डिंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड।